नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब 1997 में आई थी और तब से लेकर आज तक बेस्ट सेलर है। और इसकी वजह वजह है पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो कहानी में है दो पिता। एक तरफ हैं कियोसाकी के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे थे, एक प्रोफेसर थे, लेकिन ताउम्र पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरी तरफ हैं उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड का दर्जा देते थे। कमाल की बात यह है कि वो कम पढ़े लिखे थे, पर एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बने और खूब अमीर भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर रिच डैड ऐसा क्या जानते थे जो इतने पढ़े लिखे पुअर डैड नहीं जानते थे। बस इसी सवाल का जवाब हमें इस किताब की सीख में मिलता है। और यहीं से रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन की जो जबरदस्त जर्नी है वो शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। ये एक ऐसे फाइनेंशियल जाल के बारे में है, एक ऐसा चक्र जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग फंसकर रह जाते हैं। कियोसाकी इसे नाम देते हैं द रैट रेस। अब ये रैट रेस काम कैसे करती है? देखिए, होता क्या है, लोग स्कूल जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं ताकि एक अच्छी सिक्योर नौकरी मिल सके। समाज भी तो यही सिखाता है ना। फिर जब एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाती है तो ये सोचकर कि भाई महीने के आखिर में पैसा तो आ ही जाएगा, लोग लोन पर बड़ा घर ले लेते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं और बस यहीं से वो जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि अब इस सारे कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें सालों साल बिना रुके काम करते रहना पड़ता है। उनकी ज्यादातर कमाई तो ईएमआई और बिल भरने में ही निकल जाती है और नतीजा, वो इस चक्र से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। और यहीं पर आता है अमीर और गरीब की सोच का सबसे बुनियादी फर्क। जैसा कि किताब में कहा गया है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए मेहनत करे। और सच कहूं तो यही सोच वो पहला और सबसे जरूरी कदम है इस रैट रेस से बाहर निकलने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस किताब के दूसरे और शायद सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। ये फाइनेंशियल एजुकेशन का वो गोल्डन रूल है जो सब कुछ बदल देता है, और वो है उन चीजों के बीच का फर्क समझना जो पैसा कमाकर देती हैं और उन चीजों का जो पैसा खर्च करवाती हैं। रिच डैड ने संपत्ति यानी एसेट की एक बहुत ही सीधी साधी परिभाषा दी है। कोई भी चीज जो जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है, बस। जैसे कोई घर जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना वहां मौजूद हुए भी पैसा कमा कर दे रहा हो, ये सब एसेट्स हैं। और इसका ठीक उल्टा है देनदारी, जिसे हम लायबिलिटी कहते हैं। ये कोई भी ऐसी चीज है जो लगातार जेब से पैसा निकालती रहती है। ये खर्चे पैदा करती है, जैसे कार लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, या कोई भी ऐसी चीज जिसके रख रखाव पर लगातार पैसा खर्च हो रहा हो। ये देखिए, इस स्लाइड से ये बात और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए एक घर है जिसे किराए पर दिया गया है, तो हर महीने उससे पैसा जेब में आ रहा है, तो वो क्या हुआ? एक एसेट। वहीं दूसरी तरफ एक कार है जिसे लोन पे लिया है, तो हर महीने उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस के लिए पैसा जेब से जा रहा है, तो वो क्या हुई? एक लायबिलिटी। तो अमीर बनने का जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो यही है, लगातार एसेट्स खरीदते जाओ और लायबिलिटीज को जितना हो सके कम करते जाओ। कियोसाकी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि स्कूल हमें एक अच्छी नौकरी पाना तो सिखाते हैं, पर पैसा कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे बढ़ाना है, ये कोई नहीं सिखाता। अब आते हैं एक और जबरदस्त आइडिया पर। रिच डैड की सलाह थी कि काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करना चाहिए। मतलब जॉब का असली मकसद सिर्फ सैलरी लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि नई नई स्किल्स सीखना होना चाहिए। ये अमीर बनने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक की कहानी। एक बार वो कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने पूछा, बताओ मैं किस बिजनेस में हूँ? सबने एक साथ कहा हैमबर्गर। तो रे क्रोक हंसे और बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। अब सोचिए क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रेंचाइजी के साथ वो उस जमीन के भी मालिक बन जाते थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि असली बिजनेस हमेशा एसेट बनाना होना चाहिए। किताब में एक और कहानी है, एक बहुत टैलेंटेड महिला पत्रकार की, जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थीं। लिखती बहुत अच्छा थीं, पर जब कियोसाकी ने उन्हें सेल्स सीखने की सलाह दी तो वो नाराज हो गईं।
उन्हें लगा कि सेल्स का काम उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। अगर ये नहीं पता कि अपने टैलेंट को बेचना कैसे है, तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं। अच्छा, तो मान लेते हैं कि किसी को फाइनेंशियल नॉलेज हो भी गई, उन्हें एसेट और लायबिलिटी का फर्क भी पता चल गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अंदरूनी रुकावटें होती हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोक देती हैं। चलिए अब उन रुकावटों पर नजर डालते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी 5 बड़ी रुकावटों की बात करते हैं। ये हैं डर, शक, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। ये सब दिमागी रुकावटें हैं, मतलब मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो जानकारी होने के बावजूद किसी को भी आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है डर। पैसा डूबने का डर तो सबको लगता है ना, अमीरों को भी लगता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस डर को और उस नुकसान को हैंडल कैसे करता है। अमीर लोग असफलता को सीखने का एक मौका मानते हैं, न कि रुक जाने की वजह। दूसरी रुकावट है शक या डाउट, वो मन में आने वाले क्या होगा अगर वाले सवाल। क्या होगा अगर पैसा डूब गया? क्या होगा अगर ये आइडिया काम नहीं किया? ये शक हमें इतना डरा देता है कि हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते और हाथ आए अच्छे अच्छे मौके गवा देते हैं। तीसरी रुकावट थोड़ी दिलचस्प है, वो है आलस। और कियोसाकी कहते हैं कि अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा बिजी दिखते हैं वो ही सबसे आलसी होते हैं। ये कैसी बात हुई? वो अपने काम में, अपनी नौकरी में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो उस सबसे जरूरी काम से बचते हैं जो असल में दौलत बनाता है, और वो है अपने पैसों और अपने एसेट्स को मैनेज करना। चौथी रुकावट है हमारी बुरी आदतें। इसके उलट रिच डैड की एक सबसे शक्तिशाली आदत थी पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले खुद को पेमेंट करो। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही पैसा हाथ में आए, बिल भरने से भी पहले एक हिस्सा अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लो। ये एक आदत किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। और आखिरी 5वीं रुकावट है ईगो, यानी अहंकार। रिच डैड का कहना था कि कई बार लोग अपनी नासमझी को, अपनी जानकारी की कमी को छुपाने के लिए अहंकार का सहारा लेते हैं। वो कुछ नया सीखने से मना कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा उस चीज से बनता है जिसके बारे में जानकारी हो, और पैसा उस चीज में डूबता है जिसके बारे में जानकारी ना हो। तो रिच डैड और पुअर डैड की इस पूरी कहानी और उनकी सीख को समझने के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है। एक तरफ एक डैड की सलाह है, दूसरी तरफ दूसरे डैड की। अब ये हर किसी को खुद सोचना है कि वो अपनी जिंदगी में अपनी फाइनेंशियल सोच को बनाने के लिए किस डैड की सलाह पर चलना चाहेगा।